Good morning students. Today we will discuss few terms like boiling point, how to convert degree Celsius into Kelvin and Kelvin to Celsius. As we are doing the revision, so let's start with the amount of heat energy that is required to change 1 gram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. मतलब वो एनर्जी जो हमें चाहिए 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. वी हैव ऑलरेडी डन कि अगर कोई सॉलिड है, अगर हम उसको हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में. सॉलिड क्या होगी? आइस. आइस को अब हम मेल्ट कर रहे हैं तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी हमें ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन. आपने याद रखना है, जब भी आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप ऐड करोगे 273, तो जो टेम्परेचर है वो किस में आ जाएगा? केल्विन में. अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर गिवन है, आपको उसने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? जो भी टेम्परेचर गिवन है इन सेल्सियस, उसमें से केल्विन में जो भी टेम्परेचर गिवन है उसमें से आप माइनस कर दोगे 273, तो आपके पास जो टेम्परेचर आ जाएगा वो किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस में. समझ आ गई? मतलब क्या है कि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप ऐड करोगे 273. अगर केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो आप केल्विन टेम्परेचर में से माइनस करोगे 273, तो आंसर आ जाएगा इन डिग्री सेल्सियस. हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है, अगर फर्दर हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बॉयल होना शुरू हो जाता है. तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. नाउ फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन. और हमें पता है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, सॉलिड टू लिक्विड हीट करने पर अगर फर्दर लिक्विड को हीट करते हैं तो गैसेस स्टेट में चला जाता है, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन. तो उसके बाद क्या होता है? अगर गैसेस स्टेट में चला गया, उसको हम ठंडा कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में. लिक्विड को फिर हम ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तब मैटर की स्टेट में क्या चेंजेस आते हैं. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. तो उसको हम बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ सिलेंडर्स में फिल करते हैं. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर. मतलब क्या है? जो CO2 है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. सॉलिड टू गैसियस मतलब लिक्विड में वो नहीं आती, लिक्विड स्टेट में नहीं आती, डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगी? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगी. इसी कारण हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? एक तो हम पानी को गर्म कर रहे हैं, उसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और पानी जो है वो उसकी अमाउंट रिड्यूस हो रही है. बट आपने कई बार देखा होगा, अगर हम टेरेस पे या फिर ज़्यादा एरिया में कपड़ों को सुखा रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद उसका जो पानी है वो अपने आप उड़ जाता है. मतलब हमने बॉयल नहीं किया बट जो पानी है वो उड़ गया है, गायब हो गया कपड़ों में से, वो ड्राई हो गया. तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. तो द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, और उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. अब जो इवेपोरेशन है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो वो फैक्टर्स आपने याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही इवेपोरेशन फास्ट होगी. फॉर एग्जांपल मान लो आपने कपड़े सुखाने हैं, अगर आपने रूम में कपड़े डाले हुए हैं तो उसको टाइम लगेगा सूखने में. अगर आपने टेरेस पे डाले हैं तो वहाँ पे जल्दी सूख जाएंगे. इट मीन सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया. अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी? फास्ट. वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना. इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज.
नेक्स्ट एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब जो इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर। तो इवेपोरेशन भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाटर वेपर्स जो है वो जल्दी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? वाटर वेपर्स का होना। अगर एयर में ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे तो इवापोरेशन क्या हो जाएगी? स्लो। बट अगर ह्यूमिडिटी कम है, मतलब जो वाटर वेपर्स हैं एयर में वो कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे इवापोरेशन क्या हो जाएगी? फास्ट। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। तो आपने याद रखना है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगी। मतलब क्या है? सरफेस एरिया की इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। बट ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस देन इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ये डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये तो आपको पता ही, अगर तेज हवा चल रही होगी तो वहाँ पे इवेपोरेशन फास्ट होगी। इट मीन विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द इवेपोरेशन इंक्रीजेज। उसके बाद जो इवेपोरेशन है उसका कॉज क्या है, वो क्यों होता है? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो सराउंडिंग से जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। मतलब टू रिगेन, क्योंकि देखो इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो कुछ लॉस हो जाती है, तो वो दोबारा एनर्जी लेने के लिए जो अपनी सराउंडिंग्स में जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण हमें ठंडा ठंडा फील होता है। लाइक हियर इज़ अ क्वेश्चन, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। क्योंकि उसके कारण जो हमारी बॉडी है वो ठंडी रहती है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑफ बॉडी सर्फेस। क्योंकि देखो जो पार्टिकल्स हैं इवेपोरेशन के वो सराउंडिंग में से या फिर हमारी बॉडी सर्फेस में से जो लिक्विड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहाँ से एनर्जी लेते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। क्योंकि जब हमें स्वेटिंग होती है तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण हमें ठंडा फील होता है। लाइक ऐसे ही जैसे हम परफ्यूम को डालते हैं अपने हाथ पे तो हमें वो ठंडा ठंडा फील होता है, क्योंकि जब हम परफ्यूम को डालते हैं तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग हमारी जो हैंड पे जो एनर्जी होती है, हीट होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण हमें वो ठंडा फील होता है। द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर इज completed. So now you revise the question answer of this chapter. Next we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice day.